नमस्कार। आप सभी हिंदी के विद्यार्थियों का मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज का विषय है साथियों, और सामने सम्मुख विषय देखकर आप इसके निहितार्थ तक पहुंच सकते हैं कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया, जो आगामी समय में अति शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसकी जो रणनीति है वो किस प्रकार रहे। इससे पूर्व मैंने 2 या 3 दिवस पूर्व में हिंदी विषय की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए पुस्तक सूची जारी की थी, जिसमें आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ पुस्तकें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनके मुझे संदेश प्राप्त हुए थे, सर हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या इनको छोड़कर इनकी तरफ आए। तो उनके लिए मेरा सुझाव है कि आप जो पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं उस पुस्तक को ही जारी रखते हुए इनमें से जो उपयुक्त लगता है उन पुस्तकों को आप पढ़ें। और जहां तक हर संभव आप प्रयास करें कि 2 पुस्तकें आप आवश्यक रूप से अध्ययन करें। जो अध्ययन की प्रकृति और प्रश्न पत्र की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो आप एक पुस्तक पर 100% विश्वास एवं ध्येय स्थापित नहीं रख सकते। कम से कम 2 पुस्तकों पर आप अपनी निष्ठा को स्थापित रखें। तो पहले भाग में हमने समझा कि किन किन पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। अब आज का दूसरा भाग है कि पुस्तकें हमारे निकट हो गई तो अब हम अध्ययन कैसे करें, अध्ययन के संदर्भ में हमारी रणनीति किस प्रकार रहे। हिंदी से भिन्न विषय के जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। बस उदाहरण हो सकता है मध्य मध्य कि संवाद स्थिति में उदाहरण हिंदी विषय से संबंधित निकलेंगे, अन्यथा सभी विषयों के लिए कमोबेश ये उपयोगी समान रूप से रहेगा। अब यहाँ विषय आता है साथियों कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा आधार क्या है, संदर्भ स्रोत क्या है। पहला, मेरा स्वयं का अनुभव, और इस अनुभव के अंतर्गत मैंने वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी भर्ती प्रक्रिया एवं टेक्नीशियन, ये सभी प्रथम प्रयास में मैंने उत्तीर्ण की है। और इसके अतिरिक्त 3 से 4 जो भिन्न परीक्षाएं उनकी लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण मैंने की है। तो ये अनुभव और वर्तमान के संदर्भ में जो आरपीएससी की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है उस पर जो निरंतर मैं दृष्टि डाले रखा हूं, निरंतर मैं समझ रहा हूं किस प्रकार के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उनके आधार पर वर्तमान पर निर्मित मेरी जो धारणा है वो भी कार्य करेगी। तो 2 विषय है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव और वर्तमान का परिवेश। दोनों के आधार पर मैं उचित रणनीति बताऊंगा। ये 2 प्रकार है, विषय आगे नहीं खींचा जाएगा। सबसे पहला विषय एक साधारण समस्या, यद्यपि ये कोई एक ज्यादा कोई विषय ऐसा लग रहा होगा अटपटा सा, तथापि ये महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पूछते और ऐसे प्रश्न पूछे गए, इसलिए इनको मैं एक बिंदु नाम दिया, साधारण समस्याएं, साधारण सी जिज्ञासाएं जो विद्यार्थियों के मध्य रहती है। और दूसरा, अध्ययन की रणनीति किस प्रकार रहे। इसको आगे बढ़ाते हैं हम। सबसे पहले है प्रिय विद्यार्थियों, किस लक्ष्य आप निर्धारित करें। अब आपको बड़ा हास्यास्पद विषय लग रहा होगा, आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा जब इस वीडियो को हम देख रहे हैं, तो हमें फिर लक्ष्य की आवश्यकता कहाँ, हमारा लक्ष्य पूर्व से ही सुनिश्चित है। तो ये है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है तो आप लक्ष्य के प्रति अडिग एवं अटल हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। कैसे? कुछ विद्यार्थियों के मन में ये विषय चलता है कि मैं वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करूं, कुछ के प्रथम श्रेणी की तैयारी करूं, कुछ के सहायक प्रोफेसर की तैयारी करूं, कुछ के किसी के मन में ये चलता है कि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करूं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूं। ऐसे करके भिन्न भिन्न प्रसंगोद्भावना हृदय के भीतर जन्म लेती रहती है, पनपती रहती है। तो साथियों, आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करें, आप उसके प्रति सुदृढ़ हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि मुझे किस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करनी है। अब चूंकि मेरा विषय है आज का स्कूल व्याख्याता की रणनीति, अतः मैं सुनिश्चित हूं कि मैं इससे संबंधित विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मैं आपसे भी आशा रखता हूं कि आप भी दृढ़ संकल्पित होकर ही इस विषय को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे कि मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी योग्य है और स्कूल व्याख्याता दोनों के लिए योग्य है, तो उस स्थिति में भी आप प्रयास करें कि बड़े लक्ष्य पर अपना दृष्टिकोण रखें और आप स्कूल व्याख्याता पर अधिक दृष्टिकोण रखें। यद्यपि आप इसके साथ में वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी भी जारी रख सकते हैं, तथा आप अपने मूल उद्देश्य और मूल ध्येय आप प्रथम श्रेणी को ही बना रखें। अन्यथा यदि आपका वरिष्ठ अध्यापक में चयन हो गया और स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया में चयन नहीं हुआ, तो उसके उपरांत आप 1-2 साल के उपरांत जब पुनः विज्ञप्ति आएगी तो मन में फिर हिलोरे उत्पन्न होगी कि मैं प्रथम श्रेणी की तैयारी करूंगा। तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो अनावश्यक रूप से छिन्न भिन्न होगी, वितरित होगी। इसलिए प्रयास करें, अगर आप स्कूल व्याख्याता के लिए योग्य हैं
तो आप स्कूल व्याख्याता पर अधिक दृष्टि डालें और साथ में वरिष्ठ अध्यापक पर भी अपने प्रयासों को सम्मिलित रूप से रख सकते हैं, क्योंकि दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में के पाठ्यक्रम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ लक्ष्य हो गया आपका कि आप प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं। जब आप इस लक्ष्य के प्रति अडिग हो जाएंगे, अटल हो जाएंगे, सुनिश्चित हो जाएंगे, उस स्थिति में आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपका साथ देना प्रारंभ कर देगी। अंदर का परिवेश अर्थात अंदर अपने एक ब्रह्मांड है और बाहर ब्रह्मांड है। भीतर और बाहर का ब्रह्मांड एक है। भीतर हमारी क्षमता उत्पन्न हुई, हमारी सोच ने हमें यह कहा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है और मुझे प्रथम श्रेणी अध्यापक का पद धारित करना है। इस अंदर के ब्रह्मांड ने विचार रखा तो बाहर का ब्रह्मांड आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए मूल है विद्यार्थियों कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सुनिश्चित हो जाए और सकारात्मक भाव रखें। जब ये भाव की प्रतीति आपके भीतर हो जाएगी तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साथ में सुचारू रूप से संलग्न हो जाएगी। तो पहला तो आप ध्येय रखें कि मुझे प्रथम श्रेणी का बनना है, ताकि इससे विपरीत कोई भाव आपके मन में उत्पन्न नहीं हो। दूसरा, पाठ्यक्रम का अवलोकन। कम से कम 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए। जब तक आपकी समझ निर्मित नहीं होती है तब तक 1-2 दिन में आप पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़े, एक एक बिंदु को समझे कि पाठ्यक्रम ये कहना क्या चाह रहा है, पाठ्यक्रम क्या क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या क्या बिंदु है। उससे संबंधित पूरा छाया चित्र या उसका जो मानचित्र आपके मस्तिष्क में बन जाना चाहिए। पूरे शब्द आपके मस्तिष्क में उभर जाने चाहिए कि पाठ्यक्रम ये है, इससे ये प्रश्न, ये पाठ्यक्रम में ये बिंदु है, इसके अंतर्गत ये। जब आप एक इकाई योजनाओं के अपने मस्तिष्क के अंदर स्थापित कर लेंगे, उसके उपरांत आप अगला विचार करें विद्यार्थियों, पुस्तक सूची। अपने पुस्तक सूची के संदर्भ में सुस्पष्ट हो जाए। अपनी पुस्तक सूची के संदर्भ में सुनिश्चित हो जाए। मैंने अनेक ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो परीक्षा की मध्यावधि में या अंतिम अवसान की स्थिति में भी यही हलचल चलती रहती है कि फला गाइड अच्छी है, उससे अधिक प्रश्न है, ये गाइड अच्छी है, ये पुस्तक अच्छी है। तो ऐसे करके विभिन्न मनोभाव उनके भीतर ही भीतर संचालित होते रहते हैं और परिणाम असफलता के रूप में सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ध्येय निष्ठा किसी निश्चित पुस्तक के प्रति स्थापित नहीं की है और फलतः परिणाम विपरीत प्राप्त होना बिल्कुल जायज है, प्राप्त होगा ही सही। इसीलिए पुस्तकों के प्रति अपनी ध्येय निष्ठा पूर्व से ही बना ले, सुनिश्चित कर ले। आप अपने पुस्तकों को निर्धारित कर ले कि मुझे इस विषय के लिए, इस भाग के लिए ये पुस्तकें पढ़नी है और ये गाइड पढ़नी है। इसके लिए आप पूर्व में प्रसारित वीडियो का सहारा ले सकते हैं। जब आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि मुझे यही पुस्तक पढ़नी है और इसी क्रम में आप लगभग 90% तक पुस्तकों को आप सुनिश्चित कर लें। 10% में हो सकता है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, आर्थिक समीक्षा के लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, समसामयिकी के लिए आपको वर्तमान दौर के साथ में पुस्तकें क्रय करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो कम से कम हिंदी विषय से संबंधित पुस्तकें आपके पुस्तकालय में निश्चित हो जानी चाहिए कि मुझे ये पढ़नी है और अंत तक इन्हीं के साथ जुड़ना है और ये मुझे सफलता निश्चित रूप से दिला के रहेगी। तो आप प्रिय विद्यार्थियों, सुनिश्चित हो जाएगी पुस्तकें मुझे कौन कौन सी पढ़नी है। जब पढ़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी कि मुझे कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, तो आपके भटकाव की स्थिति कम होगी, आपकी इंद्रियां एक निश्चित दिशा में एकाग्र होगी। आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आपकी शक्तियां एकत्र हुई। आपने पाठ्यक्रम का अवलोकन किया, आपके भीतर एक शक्तियों का एक संकलन हुआ। आपने पुस्तकें निश्चित कर लिया, आपकी शक्तियां और एकाग्रचित हुई और शक्ति से संपन्न एक पुंज बना शक्तियों का। उसके उपरांत आप, अब अगला विषय आता है कोचिंग। कोचिंग के लिए भी एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है विद्यार्थियों कि मैं कोचिंग करूं या नहीं करूं, मैं स्वाध्याय से सफलता प्राप्त करूंगा या नहीं कर सकता, ऐसा करके भ्रम, एक संदेह रहता है। तो इस पर आप एक निश्चित निर्धारण कर ले कि मुझे कोचिंग करना है या नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मेरे विषय वस्तु कमजोर है और अभी अंतराल का समय चल रहा है, शून्यकाल चल रहा है, तो आप दृढ़ होकर 10, 15, 20 दिन, महीने भर के अंदर एक निश्चित निर्णय ले लीजिए कि मुझे कोचिंग लेनी है। अब कोचिंग की भी 2 स्थिति है, ऑफलाइन लेनी है या ऑनलाइन लेनी है। ये आपकी सुविधा अनुसार संभव है। यदि आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा अच्छे से अपने निश्चित जहां रहता हूं वहीं से मैं श्रेष्ठ तैयारी कर सकता हूं, तो आप कोचिंग यहीं से ले सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन वाला परिवेश ज्यादा उपयुक्त लगता है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो आप पर निर्भर है। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व में अध्ययन कर रखा है और मैं कुछ एक अंकों से ही रहा हूं, तो आप अपने स्वाध्याय पर भी पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विद्यार्थी, आप सुनिश्चित हो जाए कि कोचिंग करना है या नहीं करना, ताकि ये बार बार ये जो कीड़ा है
मस्तिष्क के अंदर ये अचेतन मन के जो मनोविकार है वो बाहर नहीं निकले, अनावश्यक रूप से सपने में चलते रहेंगे, दिवा स्वप्न के रूप में जागृत होते रहेंगे। तो इनसे आप निजात पाना है। आप बिल्कुल सोच ले, एकदम दृढ़ता प्राप्त कर ले कि मुझे कोचिंग करनी है नहीं करनी है। ये हो गया। अगला है विद्यार्थियों अध्ययन स्तर। अब ये बड़ा हास्यास्पद विषय है, किंतु कुछ विद्यार्थियों ने मुझे इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे हैं। अब संबंधित प्रश्न कैसा कि मैं जिस घर में रहता हूं उसी में तैयारी करूं या बाहर जाऊं, या मैं कहीं जयपुर रहने लग जाऊं, अजमेर रहने लग जाऊं, वहां कमरा ले लूं, या फिर मन में आता है कि मैंने कमरा भी ले रखा, मेरी इच्छा है कि मैं पुस्तकालय ज्वाइन कर लूं, पुस्तकालय में जाके अध्ययन करूं, लाइब्रेरी में जाके अध्ययन करूं, या मैं घर पर ही रहता हूं, मेरे पास में शहर है, कस्बा है, या मैं कस्बे में रहता हूं तो वहां पर जो पुस्तकालय उसका उपयोग करने के लिए चला जाऊं। तो ये सब अपनी अपनी धारणाएं हैं विद्यार्थियों, कि आप बिल्कुल सुनिश्चित पहले से ही एक बार सोच ले कि मुझे किस स्थल पर अध्ययन करना है। यदि आप अपने घर में अध्ययन कर रहे हैं तो घर के अंदर किस कमरे में आपको अध्ययन करना उसको भी सुनिश्चित कर ले। कमरे के भीतर मेरी टेबल और कुर्सी की दिशा किस प्रकार रहेगी, मेरी किताबें कहाँ जमी रहेगी, उसको भी तय कर ले। ये ऐसे पहलू है जिनसे विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से 3, 4, 5 महीने की जो अध्ययन प्रक्रिया है उसके मध्य गुजरना पड़ता है। इसीलिए आप इससे भी भली भांति अवगत हो जाएं कि मेरा स्थल क्या रहेगा। आपको लगता है कि मैं अकेले अपनी इच्छा शक्तियों को उतना दृढ़ नहीं बना सकता, मुझ में आलस्यता आ जाती है, तो उस स्थिति में आप पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। वहां जाके आप अपने समान ही विद्यार्थियों को पढ़ते हुए देख के एक प्रेरणा का भाव अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं। आपको प्रेरणा प्राप्त होगी कि विद्यार्थी पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ूं, एक लगन का भाव उत्पन्न होगा, तो वो भी ज्यादा बुरा नहीं है, पढ़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी मेरे जैसे ऐसे हैं जिसको एकांतवासी योगी बन के पढ़ने में अच्छा लगता है, एकांत चाहिए। अगर मैं जिस कमरे में पढ़ता हूँ वहां दूसरा विद्यार्थी पढ़ रहा हो तो मैं पढ़ नहीं सकता। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको समूह में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो वहां एकत्र होकर अध्ययन करना अच्छा लगता है। तो सबके अपने अपने मनोभाव है, अपनी अपनी संस्कृति है। तो आप निर्णय ले ले कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, ये सुनिश्चित हो जाए। जब ये 3-4 चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएगी तो आप बहुत हद तक अपनी ऊर्जाओं को एकत्र कर पाएंगे। अब यहाँ एक विषय आता है सरकारी कर्मचारी, विवाहिता महिला। इनके दोनों के दिमाग में एक ये भी भाव रहता है कि मैं अपने राजकीय सेवा में जाता हूँ, वापस घर आता हूँ, घर के अंदर पत्नी, बच्चों इत्यादि की मेरी जिम्मेदारी रहती है, उत्तरदायित्व का भाव अधिक है, मुझे ये भी जिम्मेदारी है, आज वहां पर भी जाना है, रिश्तेदारों का निर्वहन भी करना है, विवाह में भी जाना है, किसी के मुंडन संस्कार है, गृह प्रवेश है, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याएं चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं पर मैं पढ़ नहीं पाता हूं। तो आप एक बार इस बात को अपने मन में स्थापित कर ले कि मुझे अगर बनना है प्रथम श्रेणी अध्यापक, तो जो परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार करें, अस्वीकार नहीं करें। जो परिस्थितियां हैं वो उसी रूप में रहेगी तो उसको स्वीकार करें, और फिर जो समय मिलता है उसमें पढ़ने की योजना बनाए। और यही बात विवाहिता महिला पर लागू होती है। महिलाओं को सुबह का काम करना है, सायकाल का काम करना है और फिर अध्ययन करना है। तो अध्ययन के लिए आपको 3 से 4 घंटे जो मिलते हैं उसमें आप अध्ययन करें। अभी 8 से 10 महीने हैं कम से कम परीक्षा तिथि में। 8-10 महीने के अंदर खूब सारी पूरे ब्रह्मांड की रचना की जा सकती है, इच्छा अनुसार व्यक्ति कर सकता है। जो संभव है, जो भी अनिश्चित कार्य है वो भी संपन्न कर सकता है। इसलिए बिल्कुल भी अपने मन में विपरीत विचारों को उद्भूत नहीं होने दे। आप दृढ़ता रखें कि मैं संभव है सब चीजों को मैं कर लूंगा। तो इन सारी पृष्ठभूमि के बीच में जब आप सुनिश्चित हो जाएंगे, आप जब एक निश्चित आधार को प्राप्त कर लेंगे कि मुझे मेरे ये जो सारे कमोबेश जो छोटी मोटी समस्या है इनका निदान हो चुका, मतलब मैं इन चीजों ये मैं अब यहां से मैं एक कदम आगे ही बढ़ूंगा, यहां से मैं एक कदम आगे ही बढ़ूंगा, मुझे आगे की तरफ ही बढ़ना है। ये ध्यान रखिए आप, इस दिशा में मुझे अग्रसर होना है, मुझे किसी भी प्रकार से बस यही मेरे हाथ है और इस दिशा में मैं अग्रसर हो रहा हूँ, ये आप धारणा बना। मुझे वापस पीछे की तरफ नहीं लौटना है, अर्थात इन प्रश्नों को लेकर, इन विषयों को लेकर मेरे मन में किसी भी प्रकार के जो संवेग है, जो मनोभाव हो नहीं बदलेंगे। अब विद्यार्थियों इससे क्या फायदा मिलेगा? फायदा मैंने मध्य में बता ही दिया कि आपकी ऊर्जाएं एक ही प्रकार से रहेगी। अब आपके मस्तिष्क में एक ही विचार चलेगा कि मुझे पढ़ना है और याद करना है और परीक्षा देनी। ये फालतू के जो उल फुजूल के जो विषय है वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे, आपकी शक्तियां एक पुंज के रूप में रहेगी। अगला है अध्ययन कैसे करें। ये अब ये दूसरा भाग है।
पहले तो क्या घरेलू समस्याओं पर चर्चा की हमने। अब एक तो आप निश्चित कर ले कि आपकी सारी योजना बन चुकी है, आपकी जो परिस्थिति है उसके अनुसार आप समय सारणी बना ले। जैसे आपको 8 घंटे मिलते हैं तो उसमें एक निश्चित योजना बना ले कि मुझे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे और हिंदी के विषय के लिए मुझे 5 घंटे का नियमित अध्ययन करना है। अगर विवाहिता महिला है, उसको लगता है कि मैं 4 घंटे से अधिक अध्ययन नहीं कर पा रही हूँ, उस स्थिति में आप 1.5 से 2 घंटे अगर कोचिंग भी ले रहे हैं ऑनलाइन कक्षा या ऑफलाइन, तो आप 2 घंटे उसके लिए निकालें और 2 घंटे हैं उसमें से 1 घंटे प्रथम प्रश्न पत्र को और 1 घंटा द्वितीय प्रश्न पत्र को प्रदान करें, या 45 मिनट प्रथम प्रश्न पत्र को और हिंदी के प्रश्न पत्र को डेढ़ घंटे 2 घंटे जो भी शेष रहते हैं वो प्रदान करें। कछुए की चाल से भी सफलता अर्जित की जा सकती है। बहुत सारे मेधावी विद्यार्थी 3 से 4 घंटे अध्ययन करते करते उन्होंने एक विशिष्ट सफलता को अर्जित किया है। इसीलिए इस शब्द को आप सदैव अपने शब्दकोश से बाहर निकल दे कि असफलता भी कोई शब्द होता है। असफलता कोई शब्द नहीं होता है विद्यार्थी। उसकी अगर लगन शक्ति में कमी है, उसकी दृढ़ता में कमी है, उसके परिश्रम में कमी है, उसकी निश्चित योजना में कमी है, तो फिर आप असफलता का स्वाद अर्जित करेंगे, उसके स्वाद का रसास्वादन लेंगे, अन्यथा आप सदैव सफलता प्राप्त करते ही रहेंगे। तो एक निश्चित सारणी आपने बना ली, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उसकी समय सारणी बना ली, उसमें विश्राम का समय भी निर्धारित कर लिया। किसी विद्यार्थी को रात्रि में पढ़ना पसंद है, किसी को दिवस में पढ़ना पसंद है, सुबह जल्दी पढ़ना पसंद है, तो ये अपनी अपनी सुविधा है, उसको आप सुनिश्चित कर लें। अब आते हैं मूल जो हमारा आज का जो विषय है वो है पढ़ने की प्रक्रिया। एक विद्यार्थी के मध्य एक बड़ी भारी समस्या है कि पढ़ाई कैसे करें। कभी कभी मैंने ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा है कि जो पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं केवल देखते हैं, वो शब्द चले जा रहे हैं और बेचारे मस्तिष्क है वो तो शयन की स्थिति में आ चुका था, विश्राम की अवस्था में वो बिल्कुल निर्विकार हो चुका है और बेचारी आंखें, उनको कष्ट प्राप्त हो रहा है, देखे जा रही आंखें, देखे जा रही, ऊँघने वाली अवस्था और पढ़ने में चित्त ही नहीं लग रहा। या ऐसी स्थिति हो जाती है जब मस्तिष्क भी सक्रिय, नेत्र भी सक्रिय और विचार भिन्न भिन्न आ रहे, तो आप इन स्थितियों को एकाग्रता प्राप्त करें। आप इसके लिए ध्यान, योग, प्राणायाम इत्यादि का सहारा भी ले सकते हैं। आपकी हो सकता है जो याददाश्त की क्षमताएं वो भी बढ़ेगी। पौष्टिक आहार प्राप्त करें, विटामिन का ध्यान रखें, उससे आपके शारीरिक रूप से और मानसिक शक्तियां तो कम से कम एक जमीनी स्तर पर आधार रूप में आप में मजबूत रहेगी। अब बात आती है पढ़ाई कैसे करें। आपने सुनिश्चित कर ली कि मुझे साहित्य का इतिहास 2 पुस्तकों से पढ़ना, डॉक्टर नगेंद्र पढ़ना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पढ़ना। या आपने सुनिश्चित कर लिया कि एक मेरे पास गाइड है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, सबसे पहले गाइड को पढ़ो। या मेरे पास नोट्स है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ो और नोट्स में से सबसे पहले आदिकाल को अच्छे से पढ़ो। बहुत अच्छे से पढ़ा, याद नहीं करना, केवल पढ़ना, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ो और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। सारा ही जो दिक्कत है, सारी समस्या है वो याद करने की है, याद करने में बड़ा जोर आता है। तो उसको समझो और पढ़ो, उसको पढ़ते पढ़ते समझने का प्रयास करो, वो वस्तु तक कहना क्या चाह रहा है, वो विषय वस्तु एक अभिभावक के रूप से आपसे कुछ कहती हुई प्रतीत होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रही है असल में, तो वो ज्ञान आपके भीतर जाना चाहिए। तो पढ़ना और समझना, सबसे पहले शुक्ल जी गाइड पढ़ी, शुक्ल जी, मैं तो ये भी कहता हूँ विद्यार्थियों, शुक्ल जी की पुस्तक शुरू से पढ़ने में दिक्कतें आती है बहुत ज्यादा। पहले मेरा भी दृष्टिकोण यही था, शुक्ल जी को पढ़ लो, पर दिक्कतें आती, समझ में नहीं आता, एक इकाई योजना जो मस्तिष्क में बननी चाहिए वो नहीं बन पाती। सबसे पहले एक गाइड पढ़ लो, चाहे नोट्स पढ़ लो, चाहे डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पढ़ लो। तो पहले उसको पढ़ा, आदिकाल अच्छे से पढ़ लिया और आदिकाल को एक बार पढ़ के आप चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो, पढ़ा, और उसके उपरांत अब जाओ शुक्ल जी की पुस्तक, शुक्ल जी की पुस्तक को अच्छे से पढ़ा। अब जब दोनों पुस्तकें आप पढ़ चुके होंगे तो उस स्थिति में आपकी समझ विकसित होगी कि वस्तुतः ये विषय वस्तु कहना क्या चाह रही है। उसके बाद में आप प्रयास कर सकते हैं विद्यार्थियों उसी प्रक्रिया के दौरान कि आदिकाल में अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। यद्यपि ये प्रक्रिया थोड़ा आपको अजीब लगेगी, किंतु ये प्रक्रिया बड़ी सबसे मजबूत प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है विद्यार्थियों, और इसका मैंने काफी बार उपयोग किया, ये ध्यान रखें। मैं आपके समक्ष वही विचार व्यक्त कर रहा हूं जिसका मैंने अधिकांशतः उपयोग किया। ये हवाई वाली बातें नहीं है। सबसे पहले एक पुस्तक पढ़ा, दूसरी पुस्तक पढ़े और फिर आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्रों को देखें, केवल आरपीएससी की। अब उन प्रश्नों को देखें और जो विषय वस्तु आपने पढ़ी है उसमें से तुलनात्मक अध्ययन करें मन ही मन के भीतर, ये प्रश्न कैसे बन रहे हैं। 1 या 2 बार प्रश्नों को देखा, उसके बाद में आप नोट्स बनाना प्रारंभ करें। गाइड उठाओ या नगेंद्र उठाओ, चाहे आप चाहो तो नोट्स उठा लो,
अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे नोट्स पहले से बने हुए हैं तो मैं फिर नोट्स क्यों बनाऊं, तो आप प्रयास कर सकते हैं उस नोट्स या स्पाइनर जो रहता है आपका स्पाइरल, उसी के निकट में कुछ पृष्ठ जोड़ते हुए आचार्य शुक्ल जी की प्रमुख उद्घोषणाएं उनको आप जोड़ सकते हो, तो वो नोट्स और शुक्ल जी के नोट्स जुड़ने से आपके स्वयं के नोट्स हो जाएंगे। एक ये प्रक्रिया हो सकती है। या आप चाहो तो जैसे मेरे गाइड मैंने इतनी बार पढ़ ली है कि अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उस गाइड के साथ में ही आप अपने आचार्य शुक्ल जी की धारणाओं को सम्मिलित कर सकते हैं। दो चीज। तीसरी चीज है, आप डॉक्टर नगेंद्र से पढ़ रहे हैं, शुक्ल जी से पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों को ही नगेंद्र के नोट्स बना लें और फिर शुक्ल जी के नोट्स बना के एक साथ, फिर जब विषय वस्तु पूर्ण हो जाए उसको 2-3-4 बार पढ़े। 2 या 3-4 बार पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं 100% अगर साथियों आप पढ़ना, समझना और फिर बाद में पूर्व भर्ती के प्रश्नों को देखना और नोट्स बनाना, ये जब 4 प्रक्रियाएं आपकी हो चुकी होगी तो मुझे जहां तक लगता है विद्यार्थियों, ये याद करने की जो प्रक्रिया है वो उसी समय संपन्न हो जाएगी जब आप पढ़ोगे, समझोगे, पहले के प्रश्न पत्र देखोगे, केवल और केवल जो बिंदु आप पढ़ रहे हैं उसी को देखना है और फिर आप याद करोगे। तो मैं कह रहा हूं कि आपके अध्ययन की लगभग 70 से 80% भाग तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब एक विषय और उभरता है यहाँ पर। विषय क्या उभरता है कि याद करने की प्रक्रिया। अब याद करने की प्रक्रिया में वैसे तो मैंने बहुत सारे एक वीडियो डाल रखा है हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे याद करना, आप उसको देख सकते हैं, उससे खूब सारा लाभ आपको मिलेगा, सहायता मिलेगी। फिर भी मैं कहता हूं आपको याद करने की प्रक्रिया में सबसे अच्छा तरीका है विद्यार्थी, सबसे पहले समझ, ठीक है, और फिर बाद में समझने के बाद में आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। इसमें ये सारी प्रक्रिया आ गई नोट्स की। नोट्स बनाने के बाद में एक चीज आप देख सकते हैं विद्यार्थी, यदि आपको वो डाटा याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो रहा तो इधर ये तो हो गया प्रश्न और इधर हो गया उत्तर, और इन दोनों के मध्य सह संबंध स्थापित करने की प्रणाली आप विकसित करें। याद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है ये दो चीजें, समझे? क्या कारण है विद्यार्थियों, वापस मैं बताता हूं। ये है एक प्रश्न और इधर है उत्तर। तो सबसे पहली तो आवश्यकता है कि हमारी समझ बहुत स्पष्ट हो इन विषयों को लेकर, और दूसरी अनिवार्य आवश्यकता है वो है सह संबंध। अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है पर आप धैर्य रखें और सुने। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद में आप कुछ ना कुछ अर्जित करके अवश्य जाएंगे, वो मेरे अनुभव रहेंगे और मेरा वर्तमान का जो मैं विद्यार्थियों से जुड़ने के उपरांत जो और विशेष प्रकार का जीवित अनुभव प्राप्त कर पा रहा हूँ उसको दोनों का ही यहाँ समावेश है। प्रश्न है, अब प्रश्न कैसे हैं, जैसे इधर लिख देता हूं मैं आदिकाल, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। दूसरा हो गया उत्तर। उत्तर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहां हमारे जो उत्तर है वो है विद्यार्थी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां लिख देता हूं मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब आदिकाल है प्रश्न और इसका नामकरण किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यद्यपि एक सामान्य स्तर का प्रश्न है पर उदाहरण के लिए सामान्य प्रश्न भी काफी रहता है। तो ये है प्रश्न और ये है उत्तर। अब इस प्रश्न को उत्तर से जोड़ना है अपने को, तभी याद हो पाएगा। तो इसके लिए दो प्रक्रियाएं, सबसे पहले तो आप अपनी समझ को कायम करें। समझ का मतलब जब आप आदिकाल का अध्ययन करते हैं तो जब आदिकाल को पढ़ रहे हैं तो आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों पढ़ा, इसके बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, किस विद्वान ने क्या क्या विचार रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं, या राहुल सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं, ऐसे करके बहुत सारे विचार जब मस्तिष्क में जाएंगे तो उनके साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी चला जाएगा। वीर गाथा काल इसने कहा, ये इसने कहा, इसके अनुसार ये। तो जब बहुत सारा डाटा मस्तिष्क में जाता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल वाला डाटा भी आपके मस्तिष्क में चला जाएगा, समझ के दृष्टि से। अब दूसरा आता है सह संबंध।
और सह संबंध के लिए अनिवार्यता है विद्यार्थियों। इस प्रश्न को भी आप साथ में रखिए, उत्तर को भी साथ में रखिए। इधर आदिकाल है, इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों के बीच में कोई संबंध जोड़ दो आप। अगर समझ से याद नहीं होती चीजें, तो समझ से जब याद नहीं होती है तो आप इन चीजों को सह संबंध के माध्यम से याद कर सकते हैं। अर्थात आदिकाल का आचार्य प्रसाद द्विवेदी से कोई तारतम्यता से स्थापित कर दो। कैसे? भाई आदि है, आदि यानी बहुत पुराना, पुराना कितना? 1000 साल। तो ऐसे करके कुछ तारतम्यता आप दे सकते हैं, और ये विषय आपके स्वयं के रहेंगे। यदि आप मेरे से पूछेंगे कि इसका क्या तारतम्यता स्थापित करें, तो वो मेरा जो दृष्टिकोण है वो भिन्न हो सकता है, आपका दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है, आपके आलोक भिन्न हो सकते हैं, मेरे आलोक भिन्न हो सकते हैं। सबका अपना अपना विधान है विद्यार्थियों। तो इसमें आप पहले से ही आदिकाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इसको समझ से याद करने का प्रयास करें। 2-3 बार आप जब दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें। फिर भी नहीं हो रही तो संबंध स्थापित करें, सह संबंध। और सह संबंध आप बहुत धैर्य पूर्वक जोड़े और जोड़ के फिर याद करें, और ऐसा सह संबंध स्थापित करना है कि वो संकेत आपको मस्तिष्क को मिल जाए और आपकी याद करने की प्रक्रिया वो दृढ़ बनी रहे। ये चीजें तो कुछ चीजें मैंने अच्छे से प्रकाश डाल के बताई है विद्यार्थी। अब यहाँ पर हो गया याद करना, ये याद करने की प्रक्रिया तक का चरण हमारा पूरा हो गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, हमने खूब सारे प्रश्न बना लिए, नोट्स बना लिए सारा आदिकाल का। आदिकाल का जब नोट्स बन गया, ये 5 से 7 दिन की प्रक्रिया है, हो जाएगी। और पूरे साहित्य के इतिहास की प्रक्रिया में अधिकतम 6 महीने लगेंगे, और 6 महीने का समय तो अभी परीक्षा में तो 10-12 महीने हैं। तो आप तो आराम से इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाओ। भविष्य में हो सकता है सहायक प्रोफेसर की पुनः भर्ती निकलेगी, अभी संस्कृत विभाग वाली निकली हुई है, टीजीटी पीजीटी, अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आप समय का रोना नहीं रोएं, और अभी से आप अपने इन विषयों को इसी रूप में याद करने का प्रयास करें, सुसज्जित करने का यत्न करें। अब करना आगे, जब आदिकाल के नोट्स बन जाते हैं तो यूथ कंपटीशन या भारत में जो भी कोई हिंदी साहित्य के पूर्व वाले प्रश्न पत्रों की कोई एग्जाई, कोई बिंदुवार कोई गाइड वगैरह आती है या प्रश्नों का संकलन आता है, तो उसमें से आदिकाल निकालो और उनके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करो। 1 प्रश्न देखो, 2 प्रश्न देखो, 3 प्रश्न, सारे प्रश्नों को देखो और फिर नोट्स से तुलना करो अपने कि नोट्स में क्या कमी रह गई है। यहां आपको कोई भिन्न प्रश्न मिलता है तो उसको नोट्स में स्थान प्रदान कर दो। इससे क्या है कि समय और जैसे जैसे आपकी अध्ययन की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जो नोट्स है वो अपडेट होते जाएंगे। जैसे ऐप है, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब, ये समय काल परिस्थिति के अनुसार जैसे अपडेट होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, वैसे आपके नोट्स भी है वो समय अनुसार परिवर्तनशील होते जाएंगे, उनमें परिष्कार होता जाएगा और एक निखरते हुए स्वरूप में आपको प्राप्त होंगे। तो पूर्व वाले प्रश्न पत्र को देखिए और उनके बिंदुवार, जब आदिकाल को देखा, आदिकाल के प्रश्न जो भिन्न मिलते हैं उनको आप अपने नोट्स में स्थान प्रदान कर दें। इससे आपका जो नोट्स है वो श्रेष्ठ रूप में आपके सामने आ जाएगा। अब फिर अंत में प्रक्रिया है विद्यार्थियों, ये जब सारे चरण पूरे हो जाए तो आप पहले चरण में जब आदिकाल पढ़ लिया तो उसको 24-25 घंटे बाद में वापस से पढ़ो, 24 से 36 घंटे बाद में, 5 से 6 दिन बाद में और पढ़ो। कभी कभी आप अपने मन से भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हो, उत्तर पूछ सकते हो, या अपने मित्रों को कह सकते हैं, वो भी आपसे प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। समूह में आप परिचर्चा कर सकते हो, परिचर्चा से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपके 2-3 साथी तो उनसे परिचर्चा कर सकते हैं, आदिकाल में प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, या आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कोई छोटे मोटा कोई गुटका वगैरह हो तो उससे आप अपने अभ्यास को देख सकते हैं। या 24 से 36 घंटे के मध्य एक बार आप दोहरान करते रहें, 2-3 बार दोहरान करते रहें। और अभ्यास का सीधा सा तरीका है विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि बाजार में या जो कोचिंग क्लासेज वगैरह चलती रहती है इनमें कोई अच्छे जो स्तरीय प्रश्न आरपीसी की प्रकृति के अनुकूल, तो उनका आप चयन कर सकते हैं और उसमें आप बिंदुवार टेस्ट देते रहें और अंत में एग्जाम टेस्ट भी देते रहें। उससे क्या होगा कि आपके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी साथ के साथ में चलती रहेगी। साथियों, आप ध्यान दें कि जब आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की प्रक्रिया के साथ में समय समय पर आपका मूल्यांकन भी होना चाहिए। जैसे आपको ज्ञात होना चाहिए कि मेरे में क्या कमी हो और कितने प्रश्न सही हो रहे, कितने कम हो रहे। ये चीजें आपको इन चीजों की आपको जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे आपको अपने बारे में जानकारी मिलती रहे। अभ्यास करते रहें। जब आप पहली बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो दूसरी बार याद करने में समय कम निवेश होगा, तीसरी बार में बहुत कम, चौथी बार में बहुत कम। और ये भी ध्यान रखिए, जब आप 2 पुस्तकें पढ़ चुके होंगे विद्यार्थी, तो उनका ज्ञान एक ही पुस्तक में आ जाएगा। अब आपको पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल अपने नोट्स को ही पढ़ना पड़ेगा। तो कितनी सरल प्रक्रिया हो गई है और कहने में कितना आनंद आता है इस प्रक्रिया में। इसी प्रक्रिया का आप अनुकरण करें विद्यार्थियों। मैं कह रहा हूँ अगर आप इसी प्रक्रिया का अनुकरण करते हैं, शुरू के 20 विद्यार्थियों में आप अपना स्थान बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की ये पूरी प्रक्रिया आपके लिए लाभदायक रही होगी
इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी याद नहीं आ पाने के कारण छूट गई होगी, क्योंकि जितनी प्रज्ञा शक्ति इस जीवित समय के अंदर, इस वर्तमान समय में याद रह पाती है, उतना मैं व्यक्त कर देता हूँ। और फिर नई चीजें आएगी तो अगले वीडियो में और चीजें बताते रहेंगे। तो आप चीजों को समझे सुने साथियों। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने मेरे जीवन के अंदर जो परीक्षाओं में सफलता अर्जित की है उसका अनुभव, और वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, प्रकृतियां बदल रही है, परीक्षाओं की पद्धतियां बदल रही है, उन सभी को एक साथ समेटते हुए, और बहुत सारे साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे साथ में लगे हुए साथी, उनके अनुभव सभी को साझा करते हुए ये विचार मैंने व्यक्त किए। अधिकांशतः है विचार जिस प्रकार मैंने अध्ययन किया वो प्रक्रिया मैंने यहाँ पर निर्धारित करके आपको अवगत कराई। तो साथियों, पहले तो आप अपनी नित्य दैन दिनी के अंदर जो भी समस्याएं चल रही है, जिज्ञासाएं हैं, जो आधार चीजें, उनसे निवृत्त हो। पहला जो 6-7 बिंदु मैंने अवगत कराए थे उनसे आप निवृत्त हो जाए। ये जितने भी 6 बिंदु, इनसे निवृत्त हो जाए। 1-2 बिंदु और भी हो सकते हैं जो आपके संज्ञान में हो सकते हैं। फिर उसके उपरांत ये जो 7 चीजें हैं इनसे आप गुजरे और फिर अध्ययन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करें। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह सकते हैं मेरे आर्थिक हालात खराब है, मेरे सामाजिक परिस्थितियां ऐसे है, मेरी घरेलू परिस्थितियां ऐसे। विद्यार्थी, इनसे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। जब तक आप में अलग और भिन्न करने की क्षमता नहीं होगी, आप उसी एक जगह ही केंद्रित रह जाएंगे, जड़ रूप में आपका जीवन हो जाएगा। आपको यदि परिवर्तन लाना है और राजपत्रित अधिकारी बनना है और राजकीय सेवा में आना है, तो आपको इन चीजों से इतर कार्य करना पड़ेगा। कम से कम 1 से 1.5 साल की जो प्रक्रिया है, 6 महीने की प्रक्रिया है, उसमें आपको संकल्प धारण करना पड़ेगा। और उस संकल्प का जो प्रसाद है वो अत्यंत मधुरता आपको प्रदान करेगा। जब आप विचार करें विद्यार्थियों, दिवा स्वप्न के रूप में सोच सकते हैं कि आप राजकीय सेवा में आपका चयन होगा, आपके साथी आपको बधाई देंगे, आपके माता और पिता के मुख की जब आभा आप देखेंगे, तो उनका प्रकाश जब आपके मुख पर पड़ेगा, आपके हृदय पर पड़ेगा, कितना आह्लादित होगा आपके हृदय। आपके हृदय के अंदर कितनी सारी मधुरता एवं समरसता जागृत होगी। कितना अच्छा लगेगा आपको जब आपके घर वालों के मुख को आप देखोगे। आपके परिवार में आपकी शोभा बढ़ेगी। आप जिस समाज में रहते हैं वहां पर आपको व्याख्याता साहब आ गए, प्राध्यापक महोदय आ गए, मार साहब आ गए, ऐसे संबंधों से उद्धृत किया जाएगा। जब आप मोटरसाइकिल लेके, अपनी कार लेके अपनी राजकीय सेवा के स्थान पर जाओगे, आपके बच्चे आपको नमस्ते प्रणाम कहेंगे। ये ऐसे विषय है जो जीवन को में रस को प्रदान करते हैं, अपने आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं, अपने सत्व के उद्रेक को प्रदान करते हैं। तो इसलिए साथियों, इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, इन सारी मनोधारणाओं को प्राप्त करने के लिए अपने मन को संयमित रखते हुए आप अपने अध्ययन की ओर प्रशस्त हों। अपने ध्येय निष्ठा के प्रति अत्यंत अडिग एवं अटल रहे। आपको लक्ष्य 100% प्राप्त होगा। साथियों, मैं आपको पुनः से शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और भी कोई प्रश्न रह गया तो आप मेरे से संदेशों के माध्यम से या अगले वीडियो में मैं आपको निश्चित रूप से आपकी जो मन की जिज्ञासा है उनको शांत करने का प्रयास रहेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।